नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में हम जहाँ तक पढ़ चुके थे, आज उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे। और आज का हमारा विषय है रस सिद्धांत, भारतीय काव्यशास्त्र का आधार स्तंभ। आज हम काव्य की आत्मा में उतरेंगे, है ना? उस रहस्य को समझेंगे जो शब्दों को जिंदा कर देता है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं, ये एक इमोशन है, एक अनुभव है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ज्ञान का ये सफर अब शुरू होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रस का अर्थ एवं स्वरूप। हाँ, ये सबसे जरूरी है। आखिर ये रस है क्या चीज? सोचिए, जब आप कोई देशभक्ति फिल्म देखते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल। जब कोई दुख भरा गीत सुनते हैं तो आंखें नम हो जाती हैं। और जब कोई कॉमेडी सीन देखते हैं तो हंसी नहीं रुकती। ये जो महसूस करने की शक्ति है, ये जो आनंद की अनुभूति है, बस इसी का नाम रस है। अरे वाह सर, मतलब जो हम महसूस करते हैं वही रस है। ये तो बहुत आसान है। साहित्य शास्त्र में आनंद ही रस है। इसे काव्य की आत्मा या प्राणतत्व कहा गया है। आत्मा? जी, इसके बिना काव्य एक बेजान शरीर की तरह है। जब हमारे मन और शरीर की दशा बदल जाए, समझ लीजिए रस ने अपना काम कर दिया है। अच्छा। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। हाँ बताइए। जैसे बाहुबली फिल्म देखकर वीरता का भाव जागना, या ए मेरे वतन के लोगों गाना सुनकर देश प्रेम का उमड़ पड़ना, ये सब रस का ही कमाल है। सही पकड़े हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर। हाँ, और ये सवाल यूपी टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, यूजीसी नेट, केवीएस और एनवीएस जैसी परीक्षाओं में मौलिक समझ के लिए पूछा जाता है। मतलब ये बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। ठीक है। अब आते हैं काव्य की आत्मा, एक ऐतिहासिक दृष्टि पर। तो ये बहस की शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, ये कोई आज की बात नहीं है। पिछले 2000 सालों से आचार्य भरत मुनि से लेकर पंडित राज जगन्नाथ तक हर बड़े विद्वान इस पर मंथन किया है कि काव्य की आत्मा क्या है। और इस मंथन से 6 बड़े संप्रदाय निकले, जैसे 6 महान साम्राज्य: रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य। 6 संप्रदाय? मतलब काव्य को समझने के 6 अलग अलग रास्ते। बिल्कुल, लेकिन इन सब में सबसे प्राचीन और प्रतिष्ठित साम्राज्य है रस संप्रदाय। अच्छा। और इस साम्राज्य के संस्थापक थे नाट्यशास्त्र के रचयिता महान आचार्य भरत मुनि। तो ये पॉइंट एग्जाम के लिए भी जरूरी होगा। हाँ, इसे ध्यान से सुनना। ये सवाल अक्सर काव्यशास्त्र के संप्रदायों के क्रम और उनके संस्थापकों के रूप में पूछा जाता है। समझ गए। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। ओके। अब एक ऐसा पॉइंट जहां अक्सर छात्र गलती करते हैं, रस की संख्या। ओह, ये तो जरूरी है जानना। क्या है इसमें? यहाँ एक ट्विस्ट है, एक पहेली है। अच्छा। अगर सामान्य तौर पर पूछा जाए तो रसों की संख्या है 11, लेकिन अगर सवाल में नाम आ जाए भरत मुनि का तो संख्या बदलकर हो जाती है 8। सिर्फ 8? हाँ, और अगर नाम हो आचार्य अभिनव गुप्त का तो संख्या है 9। अरे, एक ही सवाल 3 अलग अलग जवाब। यही वो गलती है जिससे बचना है। सर, ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है। 11, 8, 9, ये याद कैसे रहेगा? अगर इसे भूलने का डर है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप या ऐप पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। वहां ऐसे कंफ्यूजिंग सवालों की प्रैक्टिस कराई जाती है। हाँ, ये तो अच्छा तरीका है प्रैक्टिस करने का। और ये तीनों तथ्य सीधे सीधे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पूछे लाते हैं। यूपी टीजीटी, पीजीटी 2020 और बीपीएससी 2023 में ये सवाल आ चुका है। मतलब ये पक्का आने वाला सवाल है। बिल्कुल। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। चलिए। अब मिलते हैं इस कहानी के महानायक से, आचार्य भरत मुनि। एक परिचय। द फाउंडिंग फादर। बिल्कुल, ये कोई साधारण आचार्य नहीं थे। ये भारतीय नाट्यशास्त्र, काव्यशास्त्र और कला दर्शन के आदि आचार्य थे। मतलब इनसे ही सब शुरू हुआ? जी। इन्होंने ही रस की प्रतिष्ठा की, उसे एक सिद्धांत का रूप दिया। सबसे पहले रस की उत्पत्ति को परिभाषित करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। और इसका जिक्र उन्होंने कहाँ किया? इसका उल्लेख उन्होंने अपने अमर ग्रंथ नाट्यशास्त्र में किया। तो मतलब रस सिद्धांत की पूरी कहानी भरत मुनि से ही शुरू होती है। बिल्कुल। इनसे जुड़े हर तथ्य पर सवाल बनता है, जैसे रस के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन थे। बहुत जरूरी पॉइंट है ये। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। आगे बढ़ते हैं। अब वो सूत्र जो रस सिद्धांत का मूल है, भरत मुनि का रस सूत्र। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट होगा फिर। हाँ, इसे ध्यान से सुनना। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति ही। थोड़ा मुश्किल है सुनने में। है, पर यह सिर्फ शब्द नहीं, यह एक जादुई मंत्र है। इसका अर्थ है विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी,
या जिसे संचारी भाव भी कहते हैं, उनके संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अच्छा, इन तीनों के मिलने से? जैसे चाय बनाने के लिए पानी, पत्ती, चीनी और दूध चाहिए, वैसे ही रस के लिए ये 3 तत्व चाहिए। बहुत अच्छा उदाहरण है। और जानती हैं, जी। ये सूत्र संस्कृत साहित्य का कॉर्नरस्टोन है। परीक्षा में ये सूत्र देकर इसका अर्थ या इसके प्रतिपादक का नाम पूछा जाता है। ओके, तो ये सूत्र याद रखना ही होगा। बिल्कुल। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। जी। अब जरा महानायक की शक्तियों को जानते हैं, भरत मुनि के प्रसिद्ध ग्रंथ एवं तथ्य। उनके ग्रंथ नाट्य शास्त्र के बारे में। हाँ, इनका सबसे बड़ा ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, जिसे पंचम वेद भी कहते हैं। 5वां वेद। जी। इसके अलग अलग संस्करणों में 36 या 37 अध्याय मिलते हैं। इसके अलावा भारतीय काव्यलोचन और कला शास्त्र का विश्वकोश भी इनकी देन है। वाह। और परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य ये हैं कि नाट्य शास्त्र में 10 गुण, 10 दोष, 8 रस और 4 अलंकारों का वर्णन है। 10, 10, 8 और 4। हाँ, एक एक नंबर महत्वपूर्ण है। ये सारे आंकड़े सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं। नाट्य शास्त्र में कितने रस हैं, कितने अलंकार हैं। ये तो सीधे नंबर वाले सवाल हो गए। बिल्कुल। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। ठीक है। अब कहानी में एक और दमदार किरदार की एंट्री होती है, आचार्य विश्वनाथ। इनके बारे में भी बहुत सुना है। इन्होंने एक लाइन में काव्य का सार बता दिया, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी रस से भरा हुआ वाक्य ही काव्य है। अगर वाक्य में इमोशन नहीं, रस नहीं, तो वो काव्य नहीं, सिर्फ शब्दों का ढेर है। वाह, एक लाइन में पूरी बात कह दी। यही तो। ये परिभाषा उन्होंने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में दी और कहा कि रस ही काव्य की आत्मा है। ये कथन तो बहुत पूछा जाता होगा एग्जाम्स में। ये कथन यूजीसी नेट, केवीएस 2022, एनवीएस की परीक्षाओं का पसंदीदा सवाल है। कथन देकर रचयिता का नाम पूछा जाता है। नोट कर लिया। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। चलिए। अब कुछ ऐसे तथ्य जो कहानी में नया मोड़ लाते हैं, ऐतिहासिक एवं विशिष्ट तथ्य। अच्छा, कुछ अलग बातें। हाँ, जहाँ सब अनेक रसों की बात कर रहे थे, हाँ। वहीं आचार्य भवभूति ने कहा करुण ही एकमात्र रस है। सिर्फ एक ही रस, करुण रस। जी, मतलब पैथोस इज द अल्टीमेट इमोशन। ये तो बहुत ही अलग सोच है ना? हाँ। दूसरी तरफ रस शब्द का सबसे पहला प्रयोग हमें मिलता है तैत्तिरीय उपनिषद में, जहां कहा गया रसो वै सह। इसका क्या मतलब है? मतलब वह यानी ईश्वर ही आनंद स्वरूप है। ओ। ये दोनों पॉइंट्स यूनिक फैक्ट्स हैं और अक्सर एग्जाम में रैंक डिसाइड करते हैं। ये तो बहुत गहरी बातें हैं। बिल्कुल। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। जी। अब सवाल उठता है कि रस जरूरी क्यों है। देखते हैं रस की अनिवार्यता और उत्पत्ति। हाँ, ये जरूरी क्यों है? भरत मुनि कहते हैं न ही रसादृते कश्चिदर्थ प्रवर्तते। इसका मतलब? यानी रस के बिना नाटक का कोई भी अंग आगे नहीं बढ़ सकता। रस ही वो इंजन है जो कहानी की गाड़ी को खींचता है। अच्छा, मतलब इमोशन के बिना कोई आर्ट नहीं, कोई कहानी नहीं। सही पकड़े हैं। और ये रस आता कहां से? सुमित्रा नंदन पंत जी की पंक्तियां देखिए। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजाना। वाह। कविता का जन्म ही वियोग और आह के बीच से होता है, दर्द से होता है। ये पंक्तियां भी परीक्षा में आ सकती हैं। हाँ, ये पंक्तियां देकर कवि का नाम पूछा जा सकता है। ठीक है। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। चलिए। कहानी की शुरुआत में बिल्कुल। द ओरिजिन स्टोरी, हमारे आदि स्रोत। भारत के आदि कवि कौन है? भारत के आदि कवि हैं महर्षि वाल्मीकि। आदि काव्य है रामायण, आदि छंद है अनुष्टुप श्लोक। और वो पहली पंक्ति? और वो आदि पंक्ति जिसने करुण रस को जन्म दिया, वो थी मां निषाद। वो कहानी तो सुनी है। जब एक शिकारी ने क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक को मार दिया, तो वाल्मीकि के मुख से अनायास ही ये श्लोक फूट पड़ा। वहीं से काव्य की धारा बही। कितनी खूबसूरत बात है। और ये चारों तथ्य मैच द कॉलम या सीधे प्रश्न के रूप में आते हैं। आदि कवि, आदि काव्य, आदि छंद और आदि पंक्ति। बिल्कुल। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। जी। अब देखते हैं कि ये रस बनता कैसे है। रस निष्पत्ति की प्रक्रिया, वो जो सूत्र था, उसी की व्याख्या। हाँ। ये एक केमिकल रिएक्शन जैसा है। जी। सबसे पहले होता है स्थायी भाव, जो हमारे मन में सोया रहता है। अच्छा। फिर आता है विभाव यानी कारण, जो उसे जगाता है। विभाव के 2 हिस्से हैं, आलंबन जिसके कारण भाव जगे, और उद्दीपन जो भाव को और बढ़ाए। फिर होता है अनुभाव यानी शारीरिक हरकतें, और संचारी भाव
यानी मन में आने जाने वाले छोटे छोटे भाव। और इन सब के मिलने से जब ये सब मिलते हैं तब जाकर हमें रस का आस्वादन होता है। ये पूरी प्रक्रिया है। हाँ, और इस प्रक्रिया का सही क्रम परीक्षा में पूछा जाता है। इसे एक फ्लो चार्ट की तरह याद कर लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं अगले। आज के समय में इसे कैसे देखते हैं? डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं, शब्दार्थ के माध्यम से विशुद्ध भाव भूमिका में आत्म चैतन्य के आस्वाद का नाम रस है। इसे आसान भाषा में कैसे समझेंगे? आसान भाषा में, जब हम शब्दों के जरिए पूरी तरह इमोशनल होकर अपनी ही चेतना का स्वाद चखते हैं, उसी अनुभव का नाम रस है। अपनी ही चेतना का स्वाद? जी, ये सिर्फ मनोरंजन नहीं, ये सेल्फ रियलाइजेशन है। ये तो बहुत गहरी परिभाषा है। और ये परिभाषा आधुनिक हिंदी आलोचना में बहुत महत्वपूर्ण है और अक्सर पूछी जाती है। ये है रस विवेचन का पहला भाग। और कहते हैं कि रस जो है वो साहित्य की आत्मा है। बिल्कुल, और इसे समझना मतलब साहित्य के सबसे बड़े खजाने की चाबी पा लेना। हाँ, मतलब किसी भी कविता या कहानी के असली जादू को महसूस करने का यही तरीका है। एकदम सही। तो आज हम जानेंगे कि ये रस बनता कैसे है, इसके प्रमुख हिस्से क्या हैं और भरत मुनि जैसे महान आचार्यों ने इस पर क्या कहा है। हम स्थायी भाव की परिभाषा और उसके महत्व को भी बहुत गहराई से समझेंगे। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, ये सफर यादगार होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है रस अवयव। हाँ, रस के अवयव मतलब उसके कंपोनेंट्स। इसे समझने के लिए सोचिए, हम एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बना रहे हैं। अच्छा, एक हिट फिल्म के लिए क्या क्या चाहिए? एक दमदार हीरो, एक खतरनाक विलेन, एक अच्छी कहानी और जबरदस्त एक्शन। हाँ, इनमें से एक भी चीज कम हो तो मजा नहीं आता। बिल्कुल। ठीक वैसे ही साहित्य में रस को बनाने के लिए 4 प्रमुख स्तंभ हैं। 4 स्तंभ। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इनके बिना रस की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मतलब ये चारों मिलके ही पूरा अनुभव बनाते हैं। एकदम, जैसा कि आप देख सकते हैं, रस केंद्र में है और ये चारों अवयव उससे जुड़े हुए हैं। ये तो समझना बहुत जरूरी है। और परीक्षा के लिए भी ये सवाल कि रस के सामान्यतः कितने अवयव हैं, ये यूपी टीजीटी में पूछा गया था। अच्छा, अब चलते हैं अगले इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। तो अब बात करते हैं उस शख्स की जिसने इस पूरे शास्त्र की नींव रखी। आचार्य भरत मुनि। हाँ, उन्हें इस शास्त्र का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। उन्होंने सदियों पहले एक ऐसा सूत्र दिया, एक मास्टर की, जो रस के रहस्य का ताला खोलती है। और वो सूत्र क्या है? सूत्र है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। ये तो कई बार सुना है, पर इसका असली मतलब थोड़ा मुश्किल लगता है। इसे ध्यान से सुनना। इसका अर्थ है कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से ही रस की उत्पत्ति होती है। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। हाँ, अब यह एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी बात छिपी है। भरत मुनि ने अपने इस विश्व प्रसिद्ध सूत्र में केवल 3 ही अवयवों का नाम लिया है। 1 मिनट, सिर्फ 3? जी हाँ, सिर्फ 3। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। अरे, मतलब उन्होंने स्थायी भाव का जिक्र ही नहीं किया। हमारे फिल्म वाले उदाहरण के हिसाब से देखें तो उन्होंने हीरो का नाम ही नहीं लिया। सही पकड़े हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर। बिल्कुल यही बात है, और यही वो गलती है जो कई छात्र करते हैं। उन्होंने अपने सूत्र में स्थायी भाव का उल्लेख नहीं किया। पर ऐसा क्यों? स्थायी भाव तो सबसे जरूरी है। उनका मानना था कि स्थायी भाव तो दर्शक या पाठक के मन में पहले से ही मौजूद रहता है, उसे जगाने की जरूरत होती है, बताने की नहीं। तो पूर्ण जानकारी है। अब चलते हैं अगले इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। तो अब सवाल उठता है कि ये स्थायी भाव आखिर है क्या? हाँ, तो हमारा अगला टॉपिक है स्थायी भाव परिभाषा। बताइए। स्थायी भाव हमारे मन का वो राजा है जो हमेशा सिंहासन पर बैठा रहता है। राजा? हाँ, उसके दरबार में कई दूसरे छोटे मोटे भाव, मतलब विरोधी या अविरोधी, सैनिक की तरह आते जाते रहते हैं, लेकिन कोई भी राजा को उसके सिंहासन से हिला नहीं पाता। वाह, क्या बात है। यही स्थायी भाव रस का मूल आधार है। वो दबते नहीं, बल्कि दूसरे भावों को अपने में समा लेते हैं। इसे किसी आचार्य ने भी परिभाषित किया है? बिल्कुल। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। आचार्य विश्वनाथ कहते हैं, जो अविरोधी या विरोधी भाव अपने में तिरोहित करने में अक्षम होते हैं और जो आस्वाद के मूल होते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहा जाता है। सरल शब्दों में इसका क्या मतलब हुआ? सरल शब्दों में ये हमारे मन का एक स्थिर मनोविकार है जो हमेशा रहता है, बस सही मौका मिलने पर जाग जाता है। वाह सर। मतलब स्थायी भाव ही असली हीरो है, जो अंत तक टिका रहता है। सही पकड़े, कॉन्सेप्ट क्लियर। बिल्कुल। और आचार्य विश्वनाथ का एक कथन,
यूजीसी नेट में पूछा गया था। समझ गई। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। तो अब देखते हैं कि ये स्थायी भाव काम कैसे करता है। हाँ, स्थायी भाव की प्रकृति। इसे कैसे समझे? स्थायी भाव को आप एक धागे की तरह समझ सकती हैं। धागा? हाँ, एक ऐसा धागा जो पूरी कविता या नाटक रूपी माला में शुरू से अंत तक मौजूद रहता है और बाकी भावों को फूलों की तरह पिरो कर रखता है। बहुत सुंदर उदाहरण है। और एक जरूरी बात, जिसके मन में ये भाव जागता है उसे आश्रय कहते हैं। आश्रय मतलब वो व्यक्ति जो उस भाव को महसूस कर रहा है। एकदम। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका एक सीधा सा समीकरण है। स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से मिलता है तो वो रस के रूप में प्रकट होता है। तो ये एक तरह का केमिकल रिएक्शन है? बिल्कुल, ये भावनाओं का एक केमिकल रिएक्शन है जो एक खूबसूरत विस्फोट करता है। ये तो बहुत स्पष्ट हो गया। नहीं पकड़े? कॉन्सेप्ट क्लियर? और आश्रय किसे कहते हैं, ये सवाल बीपीएससी 2023 में पूछा गया था। अच्छा, अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। अब आते हैं उस सवाल पर जो एग्जाम का सबसे पसंदीदा लगता है। हाँ, रसों की संख्या, एक दृष्टि। ये एग्जाम स्पेशल है। इस पे तो बहुत बहस हुई है। बिल्कुल, ये साहित्य के आचार्यों के बीच एक ऐतिहासिक बहस रही है। सबने अपनी अपनी गिनती दी है। तो शुरुआत कहाँ से हुई? अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ध्यान से सुनिए। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी। 8? 9 क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने शांतरस को रस नहीं माना। उनका तर्क था कि नाटक मंच पर दिखाने की चीज है और शांति का अभिनय नहीं हो सकता। अच्छा। उनके बाद दंडी ने भी 8 ही मानी। फिर आए उद्भट, उन्होंने 9 मानी। उन्होंने शांत रस को नवमोम रसा यानी 9वां रस कहा। तो 9 रस की शुरुआत उद्भट ने की। हाँ, पर बात यही नहीं रुकी। रुद्रट ने तो 10 मान ली। उन्होंने प्रयाण नाम का एक नया रस जोड़ दिया। अरे वाह, ये तो बढ़ता ही गया। और सबसे जरूरी बात, भरत मुनि ने निर्वेद जो शांत रस का स्थायी भाव है उसे स्थायी भाव नहीं माना था। सर, ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है। इतने सारे नंबर कैसे याद रहेंगे? मैं समझ सकता हूँ। राधिका, अगर इसे भूलने का डर है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप या ऐप पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। अभ्यास ही योद्धा को अजय बनाता है। ये तो सही कहा आपने। और याद रखना जरूरी है, क्योंकि उद्भट ने कितने रस माने हैं ये KVS 2022 का प्रश्न है। जी। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। अब देखते हैं स्थायी भावों का वर्गीकरण। हाँ, ये भी संख्या का ही खेल है। इसमें भी मतभेद है। बिल्कुल। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में क्योंकि उन्होंने 8 रस माने थे तो स्थायी भाव भी 8 ही माने गए। और बाद में? बाद के आचार्यों ने एक और जोड़कर इनकी संख्या 9 कर दी। वो 9वां कौन सा था? निर्वेद यानी शांत रस का स्थायी भाव। इसका कोई श्लोक भी है? जी, अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में 9 भावों को इस श्लोक में बताया है। रतिर हास्यश्च शोकश्च क्रोधोत्साहो भयम तथा जुगुप्सा विस्मयश्चेत्थम अष्टो प्रोक्ता शमो अपिच। इसमें 8 के बाद 9वें शम को भी जोड़ा गया है। सही पकड़े हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? बिल्कुल सही। और नाट्य शास्त्र के अनुसार स्थायी भावों की संख्या कितनी है यह NVS में पूछा गया था, जिसका जवाब है 8। सही। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। अब हम कुछ प्रमुख स्थायी भावों को गहराई से समझेंगे। हाँ, और पहला है रति, जिसे अंग्रेजी में लव कहते हैं। रति। रति वो पहला और सबसे खूबसूरत भाव है जिससे श्रृंगार रस का जन्म होता है, जिसे सभी रसों का राजा भी कहते हैं। ये वो एहसास है जब मन प्रेम से भीग जाता है। बिल्कुल। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका अर्थ है प्रीति या प्रेम। जब मन किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के लिए प्रेम से भर जाता है तो उसे रति कहते हैं। जैसे काव्य में नायक नायिका का प्रेम। हाँ, नायक नायिका या प्रेमी प्रेमिका का एक दूसरे के प्रति जो प्रेम है वही रति है। और ये परीक्षा में कैसे पूछा जाता है? सही पकड़े हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, ये UPTGT का एक बहुत ही आम प्रश्न है। जी, ये तो बहुत बार देखा है। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। अब 2 और महत्वपूर्ण भावों को समझते हैं, विस्मय और निर्वेद। हाँ, पहले विस्मय। विस्मय यानी आश्चर्य। जब हम कुछ असाधारण देखते हैं। बिल्कुल। जब आप कोई अलौकिक, अविश्वसनीय चीज देखते हैं जो दुनिया की सीमाओं से परे हो, तो आपका मन जो आश्चर्य से भर जाता है वही विस्मय है और इससे अद्भुत रस बनता है। और निर्वेद, ये शब्द थोड़ा गंभीर लगता है। निर्वेद यानी वैराग्य। जब आपको संसार की नश्वरता का ज्ञान होता है और मन में गहरी शांति और तटस्थता आ जाती है तो उसे निर्वेद कहते हैं। अच्छा, तो ये दुख नहीं है? नहीं, ये दुख सुख से परे हो जाने की अवस्था है और इसी से शांत रस की उत्पत्ति होती है।
ये तो बहुत गहरी बात है। और परीक्षा के लिए भी जरूरी। शांत रस का स्थायी भाव क्या है, ये प्रश्न पीजीटी 2020 में आया था। समझ गई। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। और अब इस अध्याय का सारांश। हाँ, रस एवं उनके स्थायी भाव। ये तो सबसे जरूरी हिस्सा है। बिल्कुल, ये टेबल आपकी परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र है। इसमें सभी 11 रस और उनके स्थायी भाव एक साथ दिए गए हैं। 11? अभी तो हम 9 की बात कर रहे थे। हाँ, मुख्य रूप से 9 ही हैं, पर बाद में कुछ आचार्यों ने वात्सल्य अनुभक्ति को भी अलग रस का दर्जा दे दिया। अच्छा। तो इसे ध्यान से देखें। श्रृंगार का रति, करुण का शोक, वीर का उत्साह, हास्य का हास, रौद्र का क्रोध, विभत्स का घृणा, भयानक का भय, अद्भुत का विस्मय, शांत का निर्वेद। और वात्सल्य का वत्सलता और भक्ति का अनुराग। सर, ये टेबल तो रामबाण है, सब कुछ एक ही जगह पे। सही पकड़े हैं। इसे अपने नोट्स में स्टार मार्क कर लो। ये तुम्हारी सफलता की गारंटी है। याद रखना, ये परीक्षा सिर्फ एक परीक्षा नहीं, ये एक युद्ध है। अपने भविष्य को संवारने का युद्ध। अपने माता पिता के सपनों को सच करने का युद्ध। और इस युद्ध में आपका ज्ञान ही आपका शस्त्र है और आपकी मेहनत ही आपका कवच। तो उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। अगर आपको ये सिनेमैटिक टीचिंग स्टाइल पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें हमारे साहित्य प्रकाश यूट्यूब चैनल को। आज हम साहित्य के उस रहस्य को समझेंगे जो किसी भी कहानी, कविता या फिल्म में जान डाल देता है। मतलब वो चिंगारी जो हमारे अंदर भावनाओं के ज्वालामुखी को जगाती है। बिल्कुल, विभाव। तो चलिए देखते हैं कि आज की इस चर्चा में हम किन किन पड़ावों से गुजरेंगे। जी, सबसे पहले विभाव का अर्थ और परिभाषा समझेंगे। ठीक है। फिर प्रमुख आचार्यों भरत मुनि, विश्वनाथ और शुक्ल जी के मत पर गौर करेंगे। ये बहुत जरूरी है। इसके बाद विभाव के 2 प्रमुख भेदों आलंबन और उद्दीपन को गहराई से जानेंगे। ओके। फिर सबसे जरूरी आश्रय और विषय को पहचानने का अचूक नियम सीखेंगे। अच्छा। प्रमुख रस और उनके आलंबन की सूची देखेंगे। और अंत में उद्दीपन विभाव के अर्थ और उसके उदाहरणों पर चर्चा करेंगे। तो तैयार हो जाइए इस ज्ञान के सफर के लिए। मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। तो हमारा पहला स्लाइड टाइटल है विभाव, कारणम निमित्तम हेतुल इति पर्यायः। इसका मतलब तो हुआ कि विभाव, कारण, निमित्त, हेतु ये सब एक ही है ना? बिल्कुल। इसे ऐसे समझो जैसे किसी फिल्म का सीन है। हीरो के मन में गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि विलन ने कुछ गलत किया होगा। सही। तो वो विलन हीरो के गुस्से का कारण है। बस साहित्य में भावों के इसी कारण को विभाव कहते हैं। अच्छा, मतलब ये वो वजह है जो हमारे अंदर सोए हुए स्थायी भावों को जगा देती है। एकदम सही। और ये जानना जरूरी है कि यह यूपी टीजीटी में पूछा गया था। ओके। अब चलते हैं अगले इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। जी। अगला स्लाइड टाइटल है आचार्यों के अनुसार विभाव। अब देखते हैं कि हमारे साहित्य के महान डायरेक्टर्स यानी आचार्यों ने इस पर क्या कहा है। ये जानना बहुत दिलचस्प होगा। सबसे पहले आचार्य विश्वनाथ, वो कहते हैं कि विभाव स्थायी भावों का उद्बोधक है। उद्बोधक मतलब जगाने वाला। हाँ, एक अलार्म क्लॉक की तरह। इसका काम पाठक या दर्शक के मन में सोए हुए प्रेम, क्रोध या करुणा जैसे भावों को जगाना है। अच्छा, तो उनका फोकस पाठक पर था। बिल्कुल। अब आते हैं आचार्य भरत मुनि पर। उनके लिए विभाव का अर्थ है ज्ञान। ज्ञान, ये थोड़ा अलग है। हाँ, वो कहते हैं कि ये हमें एक्टिंग के जरिए बताता है कि कौन सा भाव महसूस करना है। मतलब उनका नजरिया ज्यादा प्रैक्टिकल था एक्टर्स के लिए। सही। और ये सवाल पीजीटी 2020 में आया था। अच्छा। अब चलते हैं अगले इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। चलिए। हमारा अगला स्लाइड टाइटल है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन। इसे ध्यान से सुनना। जी बिल्कुल। शुक्ल जी कहते हैं कि विभाव वो वस्तु या विषय है जिसके प्रति हमारे मन में कोई भाव या संवेदना पैदा होती है। और वो एक क्रांतिकारी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर विभाव न हो तो हमारा स्थायी भाव सोता ही रहेगा। अरे वाह, मतलब विभाव के बिना रस की कल्पना ही नहीं की जा सकती। बिल्कुल, उसे जगाने का काम सिर्फ और सिर्फ विभाव ही करता है। इसीलिए विभाव रस का प्रमुख कारण है, द मेन हीरो। ये तो बहुत ही गहरा पॉइंट है। और ये बीपीएससी 2023 में पूछा गया था। अब चलते हैं अगले इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। जी। अगला स्लाइड टाइटल विभाव के भेद। अच्छा, इसके प्रकार। हाँ, विभाव के 2 बेटे हैं,
या कहो दो प्रकार हैं। ओके। पहला है आलंबन विभाव। ये वो मुख्य सहारा है, वो मेन कैरेक्टर है जिसके कारण हमारे मन में भाव जगता है। आलंबन मतलब सहारा, ठीक है। अब इस आलंबन के भी दो हिस्से हैं और यही वो गलती है जो अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं। अच्छा, क्या है वो दो हिस्से? पहला आश्रय आलंबन यानी आश्रय, जिसके दिल में, जिसके मन में भाव पैदा हो रहा है। आश्रय मतलब जो भावनाओं का घर है। और दूसरा विषयालंबन यानी विषय, जिसको देखकर वो भाव पैदा हो रहा है। आश्रय और विषय, ठीक है, समझ गया। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जी। सिनारियो 1, अगर राम के हृदय में सीता को देखकर प्रेम उत्पन्न हो रहा है, ओके। तो प्रेम किसके हृदय में उत्पन्न हुआ? राम के। तो आश्रय हुए राम, और किसे देखकर हुआ? सीता को। तो विषय हुई सीता, है ना? सिंपल। हाँ, ये तो एकदम साफ हो गया। अब सिनारियो 2, सीन पलट देते हैं। अगर सीता के हृदय में राम को देखकर प्रेम उत्पन्न हो रहा है, तो अब आश्रय कौन हुआ? सीता, क्योंकि भाव उनके मन में है, और विषय हुए राम। सही पकड़े हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर। बस इतना याद रखना है, जिसके मन में भाव वो आश्रय, जिसे देखकर भाव वो विषय। बहुत बढ़िया। और ये KVS 2022 में पहचानने के लिए दिया गया था। अब चलते हैं अगले इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। चलिए। हमारा अगला स्लाइड टाइटल है उदाहरण पद विश्लेषण। अच्छा, अब एक असली उदाहरण देखते हैं। हाँ, एक असली परीक्षा का सवाल देखते हैं। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जी। पद है, राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाएं, याते सबय सुधी भूली गई, कर टेकी रही पलटारत नाही। वाह, कितनी सुंदर पंक्ति है। यहाँ जानकी यानी सीता जी अपने कंगन के नग में राम की परछाई देख रही हैं। और उसे देखते देखते अपनी सुध बुध खो बैठी हैं, बिना पलक झपकाए। तो यहाँ श्रृंगार रस किसके हृदय में उत्पन्न हो रहा है? सीता जी के। इसलिए सीता हुई आश्रय। सीता बराबर आश्रय। और किसे देखकर हो रहा है? राम को। इसलिए राम हुए विषय या आलंबन। राम बराबर विषयालंबन। सही पकड़े हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर। बिल्कुल। और ये सवाल NVS की परीक्षा में आया था। अच्छा। अब चलते हैं अगले इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। जी। स्लाइड टाइटल, रस एवं उनके आलंबन। अच्छा, अब हम अलग अलग रसों के आलंबन देखेंगे। हाँ, एक क्विक लिस्ट देखेंगे कि किस रस का मुख्य आलंबन यानी विषय कौन होता है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है। पहला, श्रृंगार रस। इसका आलंबन तो नायक नायिका, पति पत्नियां, प्रेमी प्रेमिका ही होंगे। सही। दूसरा, भयानक रस। कोई हिंसक प्राणी जैसे शेर, चीता, बाघ या सांप। करुण रस। मृत परिजन। और हास्य रस। विदूषक या कोई विकृत आकार जिसे देखकर हंसी आए। बिल्कुल। रौद्र रस का आलंबन होता है देशद्रोही या कोई दुराचारी व्यक्ति। और वीर रस का आलंबन होता है शत्रु या विपक्षी। विभत्स रस। कोई घृणास्पद पदार्थ या सड़ी गली लाशें। अद्भुत रस का आलंबन कोई अलौकिक वस्तु, व्यक्ति या घटना। और शांत रस। शांत रस का आलंबन होता है ईश्वर भक्त या संसार की क्षण भंगुरता का विचार। सही पकड़े हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर। सर, ये लिस्ट तो बहुत लंबी है, इतने सारे आलंबन याद कैसे रहेंगे? परीक्षा में कंफ्यूजन हो सकता है, फिर हो सकता है। अगर इससे भूलने का डर है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप या ऐप पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। वहां प्रैक्टिस से ये सब आपके दिमाग में छप जाएगा। ये एक अच्छा सुझाव है। और ये UP TGT में मैच द कॉलम के रूप में पूछा गया था। अच्छा, तो ये बहुत जरूरी है। अब चलते हैं अगले इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। जी। अगला स्लाइड टाइटल है उद्दीपन विभाव। अच्छा, विभाव का दूसरा बेटा। हाँ, याद है मैंने कहा था विभाव के दो बेटे हैं। आलंबन से तो हम मिल लिए, अब मिलते हैं दूसरे बेटे उद्दीपन विभाव से। तो इसका क्या काम है? इसका काम है आग में घी डालना। आग में घी डालना मतलब जो भाव आलंबन ने जगाया है उसे और तेज करना, भड़काना। अच्छा, तो ये माहौल बनाने का काम करता है। बिल्कुल। ये दो तरह का होता है, विषय की बाहरी हरकतें जैसे नायिका की मुस्कान, और बाहरी वातावरण जैसे चांदनी रात या डरावना जंगल। हाँ, समझ गया, ये भी बहुत जरूरी है। और ये PGT 2020 का एक अहम सवाल था। ओके। अब चलते हैं अगले इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। चलिए। अगला स्लाइड टाइटल है रस एवं उनके उद्दीपन विभाव। अब हम देखेंगे कि माहौल कैसे रस को तीव्र करता है। हाँ, चलो अब देखते हैं कैसे माहौल यानी उद्दीपन अलग अलग रस को तीव्र करता है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जी। श्रृंगार रस
इसके उद्दीपन क्या होंगे? चांदनी रात, सुंदर बगीचा, नदी का किनारा। फूलों की महक, पक्षियों का चहचहाना, ये सब प्रेम के भाव को और बढ़ा देते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, ये सब माहौल को रोमांटिक बना देते हैं। अब भयानक रस की बात करते हैं। इसके उद्दीपन? सुनसान जंगल, हिंसक पशुओं की डरावनी आवाजें। हाँ, ये डर के भाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। सही पकड़े हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर। ये बीपीएससी 2023 के पेपर में उदाहरण के तौर पर आया था। तो आज हमने विभाव के पूरे किले को फतेह कर लिया। आज का हमारा विषय है रस, उद्दीपन, विभाव एवं अनुभाव। तो आज हम गोता लगाएंगे भावनाओं की उस दुनिया में जहां से कविता और साहित्य का जन्म होता है। हम जानेंगे कि कैसे बाहरी माहौल हमारे अंदर के स्थायी भावों को एक ज्वालामुखी की तरह भड़का देता है, और फिर हमारा शरीर और मन वो कैसे उस पर प्रतिक्रिया करते हैं। आज की चर्चा में हम विभिन्न रसों के उद्दीपन, विभाव, अनुभाव की परिभाषा और उसके 4 प्रमुख भेद, मतलब कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक, इन सब को समझेंगे। और सबसे खास, हम भरत मुनि के अनुसार सात्विक अनुभाव के जो 8 भेद हैं, उनकी गहराई में उतरेंगे। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, यह सफर बहुत रोमांचक होने वाला है। स्लाइड का टाइटल, रस एवं उनके उद्दीपन, विभाव। सबसे पहले श्रृंगार रस। सोचिए, एक हीरो और हीरोइन है, उनके मन में प्रेम का स्थायी भाव तो है, लेकिन वो जागता कैसे है, वो तेज कैसे होता है? उद्दीपन, विभाव वो एक चिंगारी की तरह है जो प्रेम की आग को भड़का देता है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे चांदनी रात, कोई सुंदर बगीचा या नदी का किनारा। ओह, फूलों की महक, वसंत की ऋतु, पक्षियों का चहचहाना, या फिर सखी सहेलियों का हंसी मजाक। ये सब माहौल प्रेम के भाव को और भी गहरा कर देते हैं। सही पकड़े हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर। और हाँ, ये यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया था। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। अब बात करते हैं भयानक रस की। कल्पना कीजिए, आप एक फिल्म के हीरो हैं जो एक घने अंधेरे जंगल में खो गया है। आपके मन में डर का भाव है, लेकिन वो अपने चरम पर कैसे पहुंचेगा? कैसे? वो पहुंचेगा उद्दीपन, विभाव से। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे वो सुनसान जंगल, या फिर अचानक हिंसक पशुओं की डरावनी आवाजें। ये आवाजें डर को 100 गुना बढ़ा देती हैं। सही पकड़े हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर। इस तरह का सवाल बीपीएससी 2023 में आया था। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। अगली स्लाइड, उद्दीपन, विभाव क्रमशः। तीसरा है करुण रस। जब मन में दुख होता है तो कुछ चीजें उस दुख को और भी गहरा कर देती हैं। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे शमशान भूमि का दृश्य, या किसी मृत परिजन से जुड़ी हुई वस्तु, या बस उनकी यादें। ये सब दुख के सागर में लहरें उठा देती हैं। ये यूजीसी नेट के पेपर में पूछा गया था। अगला है हास्य रस। किसी को देखकर हंसी क्यों आती है? उसके विचित्र रूप, रंग के कारण? बिल्कुल। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। किसी का विकृत आकार या अजीबोगरीब वेशभूषा देखकर हंसी का भाव और तीव्र हो जाता है। सही पकड़े हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर। ये केवीएस 2022 का एक महत्वपूर्ण प्रश्न था। और फिर है रौद्र रस, मतलब क्रोध। जब कोई देशद्रोही या दुष्ट व्यक्ति कड़वी बातें कहता है या शत्रु कोई नुकसान करता है, तो वो बातें और कृत्य आग में घी का काम करते हैं। सही पकड़ा, वो हमारे क्रोध की आग में घी का काम करते हैं। सही पकड़े हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर। यह एनवीएस की परीक्षा में पूछा गया था। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। स्लाइड का टाइटल, अन्य प्रमुख रस और उनके उद्दीपन। अब देखिए, वीर रस के 4 भेद और उनके उद्दीपन। युद्ध वीर के लिए युद्ध भूमि और शत्रु का पराक्रम, ये वीरता को जगाता है। दानवीर के लिए अन्य याचकों का दान या दान पात्र द्वारा की गई प्रशंसा। धर्मवीर के लिए धर्म ग्रंथों में लिखा इतिहास। और दयावीर के लिए किसी दयनीय व्यक्ति की दुर्दशा। अच्छा, तो हर तरह की वीरता का ट्रिगर अलग होता है। बिल्कुल। इसी तरह विभत्स रस का उद्दीपन है मांस और खून में कीड़े पड़ना। अद्भुत रस का उद्दीपन है किसी वस्तु की विचित्र वेशभूषा या उसका अलौकिक रूप देखना। और शांत रस का उद्दीपन है भजन कीर्तन, सत्संग या तपोवन का माहौल। सही पकड़े, कॉन्सेप्ट क्लियर। वीर रस के भेदों पर पीजीटी 2020 में प्रश्न बना था। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। स्लाइड का टाइटल, अनुभव मतलब कार्य। तो विभाव यानी कारण ने स्थायी भाव को जगा दिया, उसे भड़का दिया। अब क्या होगा? अब रिएक्शन होगा। बिल्कुल। अब होगा अनुभाव यानी प्रतिक्रिया, एक्शन का रिएक्शन। ये वो शारीरिक हरकतें हैं जो भाव के जागने के बाद आश्रय, मतलब जिसके मन में भाव जगा है, वो करता है।
अनुभव भावों के सूचक होते हैं। ये हमेशा विभाव के बाद पैदा होते हैं। ये आश्रय के मन के भावों को व्यक्त करने वाले शारीरिक विकार हैं। याद रखिए, अनुभव सदैव आश्रय से संबंधित होते हैं। वाह, मतलब पहले कारण आएगा जो है विभाव, फिर प्रतिक्रिया होगी जो है अनुभव। बिल्कुल एक फिल्म की पटकथा की तरह। एकदम सही। ये परिभाषा यूपीटीजीटी में सीधी सीधी पूछी गई थी। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। स्लाइड का टाइटल अनुभव के भेद। 4 भेद हैं, इसे ध्यान से सुनना। साहित्य में शब्द व्युत्पन्न होता है, जीव उत्पन्न होता है, लेकिन रस निष्पन्न होता है। ये गहरा दर्शन है। अनुभव के 4 प्रमुख भेद हैं। ये 4 स्तंभ हैं जिन पर भावों के अभिव्यक्ति का महल खड़ा है। पहला कायिक, जो काया यानी शरीर से प्रकट हो। दूसरा वाचिक, जो वाणी द्वारा प्रकट हो। तीसरा आहार्य, जो वेशभूषा और सज्जा से प्रकट हो। और चौथा सात्विक, जो सूक्ष्म मनोवृत्तियों से अपने आप प्रकट हो। इस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। सर, ये चारों भेद याद रखना थोड़ा मुश्किल है। इनके नाम अक्सर भूल जाते हैं। अगर इसे भूलने का डर है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप या ऐप पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, जहां प्रैक्टिस से ये कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में छप जाएंगे। और हां, अनुभव के भेदों की संख्या बीपीएससी परीक्षा में पूछी जा चुकी है। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। स्लाइड का टाइटल, पहला कायिक अनुभव। कायिक अनुभव मतलब शरीर से की जाने वाली वो क्रियाएं जो हम जानबूझकर करते हैं, इंटेंशनली। मतलब ये हमारे नियंत्रण में होती हैं। हाँ, बिल्कुल। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे किसी को इशारे करना, आहें भरना या व्यंग्य करना। स्थितिजन्य उदाहरण देखिए। पुलिस को देखकर चोर का भागना। यहां भागने की क्रिया चोर ने जानबूझकर की। हाँ, ये तो ऐच्छिक है। बिल्कुल। या फिर राम को देखकर सीता का इशारे करना। ये इशारा भी जानबूझकर किया गया है। सही पकड़े हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर। यह केवीएस 2022 का एक महत्वपूर्ण उदाहरण था। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। स्लाइड का टाइटल, कायिक अनुभव काव्य उदाहरण। कविता में देखिए, बहुरी बदन बिधु अंचल ढांकी, पियतन चितई भौं करी बांकी। इसका क्या मतलब हुआ? इसकी व्याख्या है, सीताजी द्वारा मुख ढकना और टेढ़ी नजरों से राम को देखना। ये दोनों ही क्रियाएं उन्होंने जानबूझकर की हैं। अच्छा, इसलिए ये कायिक अनुभव है। सही पकड़े, कॉन्सेप्ट क्लियर। यह पंक्ति देकर अनुभव का भेद यूजीसी नेट में पूछा गया था। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। स्लाइड का टाइटल, वाचिक अनुभव काव्य उदाहरण। वाचिक मतलब वाणी से। बिहारी का यह प्रसिद्ध दोहा देखिए, बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए, सौ करे भौनी हंसे देन कही नटी जाए। इसका विश्लेषण करते हैं। कृष्ण का मुरली मांगना मतलब बोलकर मांगना, और राधा का मना करना बोलकर ही, ये दोनों वाचिक अनुभव है। लेकिन इसमें तो वो भौं से हंस भी रही हैं। सही पकड़ा। ध्यान दें, इसमें भौनी हंसे मतलब भौं से हंसना कायिक अनुभव भी है। सही पकड़े हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर। इस पद में वाचिक और कायिक दोनों अनुभव हैं। यह पीजीटी 2020 का एक जटिल प्रश्न था। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। स्लाइड का टाइटल, तीसरा आहार्य अनुभव और चौथा सात्विक अनुभव। तीसरा है आहार्य अनुभव। इसका संबंध वेशभूषा और अलंकरण से है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सखा साथ में वेणु हाथ में। यहां कृष्ण के बाल रूप की वेशभूषा का वर्णन है जो उनके चरित्र के भाव को प्रकट करता है। और अब आता है सबसे महत्वपूर्ण, सात्विक अनुभव। यही वो गलती है जो छात्र करते हैं। वे इसे कायिक समझ लेते हैं। ये सूक्ष्म मानसिक क्रियाएं हैं जो स्वतः मतलब इनवॉलंटरी उत्पन्न होती हैं। इन पर आश्रय का कोई जोर नहीं चलता। मतलब ये अपने आप होती हैं। हाँ, ये मन की गहराइयों से, सत्व से प्रकट होती हैं। सही पकड़े हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर। सात्विक अनुभव की अनैच्छिक प्रकृति पर एनवीएस में सवाल बना था। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। स्लाइड का टाइटल, सात्विक का दार्शनिक आधार, त्रिगुण। तो ये सात्विक अनुभव आते कहां से हैं? हाँ, ये सवाल तो मेरे मन में भी था। इसका जवाब दर्शन में है। महाराज भोज कहते हैं, सत्व का अर्थ रजोगुण और तमोगुण से रहित मन है। हमारे मन में 3 गुण होते हैं। सत्वगुण मतलब सुख, हल्कापन, प्रकाश। रजोगुण मतलब दुख, चंचलता, प्रवृत्ति। और तमोगुण यानी मोह, भारीपन, नियमन। जब मन रजोगुण और तमोगुण से मुक्त होकर केवल सत्व में स्थित होता है, तब जो भाव उत्पन्न होते हैं वही सात्विक हैं। अद्भुत। मतलब सात्विक अनुभव एक तरह से आत्मा की शुद्धतम प्रतिक्रिया है। बिल्कुल। सत्व से उत्पन्न भाव ही सात्विक है।
ये यूपी टीजीटी का एक बहुत ही गहरा प्रश्न था। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, और अब हम आ गए हैं आज के क्लाइमैक्स पर। स्लाइड का टाइटल, भरत मुनि के अनुसार सात्विक अनुभाव 8 भेद। भरत मुनि ने इन आत्मिक प्रतिक्रियाओं के 8 भेद बताए हैं। इन्हें कंठस्थ कर लीजिए, ये परीक्षा के ब्रह्मास्त्र हैं। पहला, स्तंभ, मतलब स्तंभ, डर या आश्चर्य से शरीर का जड़ हो जाना, रुक जाना। दूसरा, कंप, कंप मतलब कांपना, ट्रेम्बलिंग। तीसरा, स्वेद, स्वेद, पसीना आना, स्वेटिंग। चौथा, वैवर्ण्य, वैवर्ण्य, चेहरे का रंग उड़ जाना, पेलनेस। पांचवा, स्वरभंग, स्वरभंग, डर या भावुकता से आवाज न निकलना। छठा, रोमांच, रोमांच, रोंगटे खड़े हो जाना, गूसबम्स। गूजबम्स, ये तो हम सब महसूस करते हैं। बिल्कुल। सातवां, अश्रु, अश्रु, आंखों से आंसू आना। और आठवां, प्रलय, प्रलय, चेतना शून्य होना, बेहोश हो जाना, फेंटिंग। ये तो सच में भावनाओं का पूरा विज्ञान है। ये सब अपने आप होता है, हम चाहकर भी इसे रोक नहीं सकते। सही पकड़े हैं। इन 8 भेदों में से कोई भी एक बीपीएससी या पीजीटी परीक्षा में निश्चित रूप से पूछा जा सकता है। आज हमने उद्दीपन विभाव से लेकर सात्विक अनुभाव के 8 भेदों तक का जो सफर तय किया, वो अविश्वसनीय था। ऐसा लगा जैसे हमने साहित्य के हृदय को ही छू लिया हो। याद रखिए, ये परीक्षा सिर्फ एक परीक्षा नहीं, एक युद्ध का मैदान है। ये विषय, ये कॉन्सेप्ट्स आपके वो अस्त्र शस्त्र हैं जो आपको विजय दिलाएंगे। जब आप इस ज्ञान के साथ परीक्षा हॉल में बैठेंगे तो आप अकेले नहीं होंगे। आपके साथ आपके माता पिता के सपने होंगे, आपकी मेहनत होगी, और इस राष्ट्र को आपसे जो उम्मीदें हैं वो होंगी। जाइए और विजय पताका फहरा दीजिए। अगर आपको ये सिनेमैटिक टीचिंग स्टाइल पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें हमारे साहित्य प्रकाश यूट्यूब चैनल को। और आप किस टॉपिक पर अगला वीडियो चाहते हैं वो हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।